Now, may I invite our guest of honor, Dr. Hishmi Jamil Hussain, Corporate Sustainability Head, Tata Steel, for the inaugural address. So, good morning to all. Thank you, Siddharth sir, for setting a wonderful context and putting the challenge to all the people who are involved in the CSR. And I believe that such kind of programs are very important and essential, where we can think beyond the profits. I am very happy and thankful to CIMP for inviting me, Mr. Hussain also, that he was the pushing force for me to attend this session, and thank you everyone for giving me this opportunity. First of all, we need to understand what is the social development. Once we are clear with the social development, then only we can think what is the social corporate responsibility. So these are the two jargons the whole world is talking about it. When people talking about the CSR and people are talking about the sustainable development goals, very few professionals are available in the field. The book written by Mr. Hussain, my good friend, we always discuss the challenges in the CSR. And CSR should not be the CSR. If you read history about the J.N. Tata, then you will realize that how much important is the community is. More than 120 years before, he told, give me a second. कितने लोग जानते हैं जमशेदजी टाटा के बारे में? वेरी नाइस. तो जब जमशेदजी टाटा, हम लोग CSR की बात शायद 150 साल बाद कर रहे हैं. जमशेदजी टाटा ने 150 साल पहले क्या कहा था, कोई बताएगा? अगर कोई बताएगा शायद मैं उसको इनाम दूंगा, आपको छोड़ के. CSR के बारे में उन्होंने कहा था. उस टाइम CSR नहीं कहा जाता था CSR को. कोई बताए, कोई स्टूडेंट किसी ने नहीं पढ़ा J.N. टाटा के बारे में? रोशन सर को मैंने उसमें से एक्सक्लूड किया हुआ है, जो इधर लोग हैं उनको एक्सक्लूड किया हुआ है. कोई नहीं, किसी को नहीं पता. कुछ कहा था CSR के बारे में, कोई बात नहीं. चलिए मैं बता देता हूँ. मैंने उस स्लाइड को इस पे इस वजह से नहीं रखा था कि आप सोचते कि मैं टाटा का यहाँ पे कहना चाहिए कि प्रमोशन करना है. इट इज़ नॉट द केस. सो उन्होंने कहा था कि जो कम्युनिटी है, सर ने बोला स्टेक होल्डर है, हमारा अधिकार है. हमारा अधिकार नहीं है, वो चीज़ हमारी है, इंडस्ट्री हमारी है. ठीक है. उन्होंने कहा था कम्युनिटी इज नॉट ए स्टेक होल्डर फॉर योर एरिया, इट इज़ द रीजन ऑफ योर एग्जिस्टेंस. झारखंड जो बना वो बिहार में था. तो जब टाटा स्टील बनाई गई उस टाइम उन्होंने विजन दिया कि जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री लोगों की वजह से है. लोग हैं तो इंडस्ट्री है. उससे जो फायदा हो रहा है वो लोगों के लिए है, ना कि ये तो अभी रूल बना 2012 में सर बना CSR पर. देखिए कितने, मतलब समझिए 140 साल बाद सरकार को ज़रूरत पड़ा. जो सर ने प्रॉब्लम्स बताया कि लोग पैसा नहीं खर्च करते हैं, लोग अपने नाम से ट्रस्ट बना लेते हैं, अपने एरिया में हॉस्पिटल चलाते हैं, ये CSR नहीं है. ही वॉज एब्सोल्युटली राइट. उन सबको ठीक करने के लिए ज़रूरी क्या है कि हम लोगों को समझ में आना चाहिए व्हाट इज़ द एजेंडा 2030. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा. ब्रीफली मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जब 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए, व्हेन वी हैव कम विद दिस कॉन्सेप्ट कि सबका सतत विकास होना चाहिए. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है सतत विकास, संपूर्ण विकास होना चाहिए. और 17 गोल आप देख रहे हैं, बीच में आप लोगों को पढ़ाए गए होंगे. तो 89% कंपनियों ने माना, उनके CEOs ने माना कि बहुत ज़रूरी है अगर हम दुनिया में खुशहाली और गरीबी चाहते हैं ख़त्म हो जाए, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर हमें काम करना है. अगर हम चाहते हैं लोग भूखे ना रहें, क्योंकि CSR की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सर ने बोला उसी तरह से ये सब लोगों को समझ में आता है कि ये 3-4 रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं. ऐसा नहीं है. जब हम लोगों ने ये रिसर्च की और ये पाया कि ओवरऑल जो दुनिया है उसमें सब लोग यही चाहते हैं कि दुनिया भर में ये 17 गोल कंप्लीट हों. इन गोल्स को कंप्लीट करने के लिए इसको डिवाइड किया गया 17 पार्ट्स में. और उसमें कुछ और गोल्स को दोबारा डिवाइड किया गया कि जो 8 बड़े गोल हैं 17 में से,
वो कॉर्पोरेट्स के बिजनेस से रिलेटेड है, क्योंकि बिजनेस नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। बिजनेस का मतलब यही नहीं होता कि दुकान खोल के बैठे हों, आप सामान बेच रहे हों। ये इंस्टीट्यूट भी एक बिजनेस है। बिजनेस मॉडल हम लोग बात करते हैं। अगर यहाँ से एजुकेशन नहीं आप लोग लेंगे और पढ़ के नहीं जाएंगे, अगर स्टूडेंट नहीं होंगे तो टीचर भी नहीं होंगे। समझ रहे, एग्जिस्टेंस ऐसे होता है। सिमिलरली विद द CSR will only work when the people will be there, people will be involved, people will be benefited. तो अगर हम गुड हेल्थ की बात करें, कोविड-19 ने हम सबको सिखा दिया। अगर पानी की बात करें तो जिन एरियो में सूखा होता है, बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे कुछ जगह सूखा भी होता है और बाढ़ भी बहुत आती है। अभी हम लोग अफोर्डेबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि COP21 के बाद, पेरिस अकॉर्ड के बाद पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से हम लोग एक बहुत बड़ी परेशानी की तरफ जा रहे हैं। वो परेशानी क्या है, कोई बताएगा? क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन उससे भी एक बड़ी परेशानी हम लोगों की तरफ है, बायोडाइवर्सिटी कोलैप्स। और वो परेशानी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 में थोड़ा सा अभी उसका एक टेलर दिया कि किस प्रकार से कितने सारे लोग पूरी दुनिया में मर गए। नंबर्स के बारे में अभी भी बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, लेकिन उसका कारण क्या है कि 10,000 साल पहले जो ज़मीन थी, जो पृथ्वी थी, उस पर जो पॉपुलेशन थी वो 1% एरिया को कवर करती थी। आज की डेट में क्या है कि 67% जो एरिया है वो कैटल्स के द्वारा कवर किया हुआ है, 35% ह्यूमन बीइंग के द्वारा, और वाइल्ड लाइफ जो है 1% एरिया में बची हुई है। यही कारण है कि हम लोग जो कोई भी काम कर रहे हैं उसको हम उस नज़रिए से देखें कि वो किस प्रकार से हमें सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जाता है। CSR से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो सब लोग कहते हैं नो पॉवर्टी है, ज़ीरो हंगर है, क्वालिटी एजुकेशन है, जेंडर इक्वलिटी। All these things we are doing in our lives, but we are not measuring it. We are not thinking that this is my responsibility. But what happened when UNDP came with these 17 SDGs? Period to that, in 2005, they came with the concept of Millennium Development Goals. And you perhaps read these Millennium Development Goals. I was a student that time in Netherlands when that was a debate, and we have presented all these cases, and we found that the Millennium Development Goals were not clear. People feel that it is a responsibility of a government, people feel it is a responsibility of the nations, so it cannot be achieved. But the SDGs are very clear that every individual can think, can contribute, how we can support it. And this is basically the title of the conference is what are the opportunities and the challenges. First of all, we need to understand when we are talking, now we are having a clarity what is the Sustainable Development Goals, what is the Agenda 2030. So now there is a very strong governance system is required when we are talking about the CSR. And many of the companies, many of the organizations are not having such kind of robust system in place where they can having a governance. What is the meaning of the governance? And it is, everyone is talking about the ESG, and the governance is one of a very important component of anything. If we are seeing something good is happening in Bihar because of a good governance, if something good is happening in India because of the good governance. So governance is very important. Without the governance, this institute is flourishing because of a good governance by the management, transparency. So all these things are very important, and the most important thing is the input from the stakeholders. So it is not that I am going to do some CSR activity in an area, I must understand that what the people need. This graph will give you some better understanding that as a corporate, what is the focus area of the Tata Steel, and as an external CSR, basically government is stakeholder, people are stakeholder. The first thing, the job. So just in the graph you can see the people very much willing to get a job in the company wherever they are, and which is the least priority for the company. So in the X and Y axis you can see that the development, the self-sustaining model village, again it is a responsibility of the government, people participate in it, but you can see in this graph over the corner, right corner, the most important thing is the skill training. We know there is unemployment. I found in the morning the driver is a graduate and he is driving a car very happily. Because he is not having the skills to get a job, that's why he is happy in the job what he is doing, he is having a driving skill. So important aspect as a graduate, as a management student, the skills, how much different kind of skills you can acquire. Your books, your teacher can show you the path, but it is you who can build your profession.
So I have shown you the 17 SDGs. You can think that with which SDG is your commitment, in which area you want to work for. So area of intervention, just you can see the number 1, 2, 3, 4, 5. So health, it is very important for all of us. Education is also very important for all if we want to survive. The ethnicity, the environment, the livelihood, the sports, disaster, the environment and the infrastructure. Overall, without the infrastructure, it is not possible. We are sitting in a wonderful room because there is infrastructure provided by the government. There is infrastructure provided by the management for us to develop, to enhance. I just briefly also talk that how you can map your SDGs as per the CSR initiative. So it is not essentially you named it CSR. If I'm talking someone from the Western world, they ask what is the business model for your CSR. Until and unless there is a mutual benefit of each other, then only it can be successful. So some of the activities are highlighted which are contributing to the SDG 1, 2 and 10. Similarly, the good health, whatever you are doing in terms of the health, the quality education. Again, the gender equality, very important. Country like India where we are having a gender gap. Similarly, the decent work, everyone need to pay well, treat well. The industry innovation, it is the most important thing, and many of us are missing what the innovations. Thankful to the recent government, they promoted the startups where the innovations are taking the place, but still there is a lot of opportunity for all of us. Sustainable cities and the communities. So it is something that every place is required these infrastructures. I visited Patna in 2009, and almost after 13 years I am seeing there is a lot of difference in terms of infrastructure, in terms of education facilities. And again, it is because of the good governance and the people around. Only people make the difference. It is not the CSR policy. It is not CSR policy is there. Until and unless people are committed to do it, they cannot achieve anything. Again, some more SDGs which are contributing towards reducing the temperature of the Mother Earth. Recent IPCC report has indicated that whatever we are doing, it is not sufficient. We need to reduce our carbon footprint. We need to conserve the Mother Earth. We need to do the plantation. The COP15 is happening in Montreal. I should be there, but my visa, still I am waiting for my visa. The COP27 recently happened in Egypt. Again, there is a commitment from where we will get the money for financing the disaster which is happening globally. Now the countries like Bangladesh or those who are low-lying, they are asking money from India and China. They feel that the emissions what we are doing, it should be paid by them so they can control and they have a resilient society. Again, these SDGs like life on land, life below water. So these all are very important when we are talking about the sustainability of the planet. This is something slide I have taken from my colleague. So we are reaching more than 1 million people. So reaching to the people is not important. Important thing is what the change we are making in their lives. And if we are talking about the CSR, these are the 6 values. And if these values we are having in our life, in our personal life, as a student, as a teacher, as a professional, then we see the difference. First, the integrity. Integrity is something that no one is looking to me. No one knows that what I am doing, but I am doing the right things. It is the ethics. Responsibility, if I have given a responsibility to deliver this lecture, I should use my complete energy to achieve the best of my excellence. Excellence is another thing. So many of the time in CSR, we do not have these 6 qualities. Such kind of the mission vision is not there. That is the reason the people like the government officials are having a complaints. And many of the time we are not aware that what is good thing is happening in some part of the world, because there is a limit of knowledge, but there is no limit of ignorance. Ignorance is unlimited. Until and unless we are having a knowledge. I studied in Europe, I attended about 16 universities globally, in America, in China. So I meet the people, I know that every individual is doing their best in their level. So this is only some propagandas. When they talk about something, people talk COVID-19 as a China virus. Why should it could be China virus. There is a Spanish flu in 1900. So
It was not evolved from the Spain, but it was reported from there, so it was the name Spanish flu. So we need to be conscious when we are talking. If we are making a peace and harmony with the nature, then only we will be happy. I just briefly talk the integration of the SDG 15, which is very difficult for the steel making company. People say biodiversity में आपको काम करने की क्या जरूरत है? आपने बायोडाइवर्सिटी को क्या लॉस पहुंचाया? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब हम माइनिंग करते हैं तो हम बायोडाइवर्सिटी को लॉस पहुंचाते हैं. लोगों की आवाज़ तो सब समझ लेते हैं, लेकिन जानवरों की, पेड़ों की आवाज़ कोई नहीं समझ पाता है. I am one of the IPBS lead author from Asia Pacific, and we have done the evaluation. We come to know that almost 1 million species are about to extinct, and you and me are one of them. So there is the starting point of the 6th great mass extinction. आप लोगों ने पढ़ा होगा, डायनासोर थे, खत्म हो गए. हम लोग भी इस तरह खत्म होने वाले हैं अगर हम लोगों ने काम नहीं किया. CSR का मतलब यही नहीं है कि हम खाली एक स्कूल बना दें, एक हॉस्पिटल बना दें या रोड बना दें. CSR का मतलब जैसे SDG आपने देखे 17, सब में कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है. इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपके यहाँ पॉलिसी होना चाहिए, आपका एक प्लान होना चाहिए, उस प्लान को अचीव करने के माइलस्टोन होना चाहिए. आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ में भी इस कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी लर्निंग मैं कहूँगा कि मैंने अभी एब्स्ट्रैक्ट देखे, बहुत अच्छे कुछ पेपर्स हैं कि जो काफ़ी चीज़ें, नई चीज़ बता रहे हैं कि हम कैसे देख सकते हैं अपने अराउंड किस तरह से CSR हो रहा है. Just I am recapping, I briefly told about the SDGs, how they are important for the business, how they are important for the CSR. I told about the focus area of the corporates, especially the Tata Steel. I have explained you. I talked that how you can map your CSR with the SDGs. That is the best way to achieve a sustainable development. I also explained the values. Value system is very important. These are my contact details. Thank you very much for listening. So if there is any question or comment, I will be happy to address. So Rajiv, आप भी पूछिए. Rajiv is one of my old friend from FI. Sibananda Senapati, I am assistant professor at Chandrakirti Institute of Management. So you talked about governance, CSR, and input from the stakeholder, which is also important. So can you just highlight a bit more on that input from the stakeholder and how it is connected to this governance and CSR? So I have shown you this graph. So you can see we have done a materiality survey. Materiality survey is something that what is impacting to my business. And in that survey we have engaged the community, the government, just like the additional secretary was telling his pain that the people are not spending the money. So we try to understand what is the problem. And we realize that the people preference is getting a job, community infrastructure. They are not talking about the sport. We are winning 1 or 2 gold medals and every politician is running and showing that we have done it. But no one is thinking that at a grassroots level, how many academies are there, how many health teachers are there, how much money we are spending on the sport at a beginning. So you can see that we have evaluated this performer, and our priority is provide the sport facility. Our priority is skill training. So with that, we identified that which could be a win-win situation. Our focus is we want to get the skilled people so they can help the industry to grow. It is not just the Tata Steel. We do not want to give the job everyone because we cannot accommodate everyone. There is a government, there are so many industries, but we want to train them so they can fight anywhere in the world. It is not the most difficult thing is train the person for catching a fish. Because everyone is not happy if you are giving a training. Everyone is happy to get the fish, and the CSR is a fish. People are giving a fish and they are happy. So if we really want to change the world, if we really want to change the Bihar, if we really want any part of the world, we need to think beyond the conventional way of helping. Don't take alcohol, but after listening to the doctor, when your cholesterol is okay, same evening you are taking alcohol. There is a guideline, don't take alcohol, don't take alcohol. So similarly, guideline rules never help. So just I am telling one example of Nitin Gadkari or some politician was talking very nicely. They told that the police is there if I compare the Europe and Indian crime rate or something. So police is there, 2% police, I think, I don't know how much the number. So 2% police can control only 2% of the criminal, not the 98% of the society.
If 98% of society is not wearing the seat belt, not wearing the helmets, so police cannot. There is one point. So, covering those companies who are having more than 5, for 2%, that is 5 crore or 500 crore turnover and 1,000 network. This is not the, this is the case for those who have crossed this limit. But there is a guideline. This act has came in force in 2014. But prior to that, there was a guideline from Ministry of Corporate Affairs based on the Prime Minister Manmohan Singh 10 principles for corporates how to run their business. That was the guideline, and that guideline is not for those companies who are crossing 5 crore or 500 crore or 1,000 crore. That guideline is for every corporate, every company, either small or big. But this has become mandatory for those who are coming into this MBA. So that still exists. So, but now it has become mandatory for those who are coming. Guideline is there. Excuse me, sir. Can I just add one more statement to what you just asked? CSR is responsibility. Government or the corporate is a responsibility of each individual. If we all are committed, so wherever we are, if you are a doctor, if you are an engineer, and if you think that you will contribute for it, you can contribute in any way. It is not monetary thing. One more point. I think the question which you asked, in fact, it is very relevant. So inputs from stakeholder, because it's not inputs from the stakeholder, you are not going to create impact. A person is illiterate and your community is illiterate and you are establishing higher education institution, there is no meaning of that institution. So you have to take first inputs from the community, what they need. They need first elementary education, secondary education, and then you can think for higher education. So same way for every field, like as he explained, education, health and livelihood. So in any field, if you are having inputs from the stakeholder, inputs from the community for whom you have to do, if you are having inputs, certainly you can create impact. Otherwise, there is no meaning of your project. So that's why he has explained in this graph that based on this data, they are identifying which are the important area for the business, for the community on which they have to work on. Thank you. If time is there, quickly I want to tell that how the CSR can be articulated. It is not the CSR what the people. Yes, 2 minutes. तो ये कहानी है बुंदेलखंड की. बुंदेलखंड में ये गिद्धों के बारे में कितने लोग जानते हैं? गिद्ध, जटायु, मालूम है? जटायु के बारे में, लोगों के बारे में लोग अच्छा नहीं सोचते थे बुंदेलखंड में. क्यों नहीं सोचते थे? क्योंकि चिड़ियाँ जो होती है ना, क्या करती हैं, खेती को खराब कर देती हैं. तो व्हेन आई वेंट देयर इन 2006 दे टोल्ड कि हम तो चिड़िया कहते हैं, चिड़िया को मार देते थे. अब ऐसी स्थिति में दुनिया की जो वल्चर है, वल्चर सबसे अच्छा स्कैवेंजर है, क्योंकि ये खाल मरे हुए जानवर सबको खा जाता है. अब रियो टिंटो नाम की कंपनी कहाँ पर है? लंदन में. काम कहाँ कर रही है? इंडिया में. अब इंडिया के 32,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में इन्होंने वल्चर कंजर्वेशन जोन बनाने का प्लान किया. अब ये CSR के तहत नहीं किया, ये रेस्पॉन्सिबल बिजनेस के तहत किया. जब आप रेस्पॉन्सिबल बिजनेस होगा, अभी आप लोग नहीं है क्योंकि पब्लिक हेयरिंग में वल्चर तो जान ही रहे हैं, वोट डाल रहे हैं या आपका सपोर्ट करने कि आपने क्या दिया. वल्चर्स के बारे में लंदन की कंपनी ने बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के साथ काम किया और वो बिजनेस केस मैंने बनाया. मैंने क्या किया? मैंने बोला कि गांव में बहुत बड़ी समस्या है, हैजा फैलता है. जो हड्डी का काम करते हैं खटीक, उनका रोजगार खत्म हो गया है और ये चिड़िया इस एरिया में बची हुई है. अगर आप चाहते हो कुछ करना तो आप पैसा खर्च करो. इन्होंने काम किया मिलके, तीनों कंपनी के साथ, BHNS ने काम किया और हम लोगों ने जागरूकता फैलाई और लोगों को बताया कि वल्चर जो है किडनी की दवा होती है. किडनी किस चीज़ से फेल हो जाते हैं? कौन बताएगा? किडनी फेल हो जाते हैं ना पेन किलर खाने से, वोवरोन. वही दवा जानवरों में दी जाती थी. जानवर जब मर जाते थे और गिद्ध खाते थे तो पूरी दुनिया से 99% गिद्ध खत्म हो गए. अब जटायु महाराज, जब हम लोगों के पास गए, हमने कहा जटायु महाराज वही हैं जिन्होंने सीता माँ को बचाया था. अब इनको बचाने की बारी है, तो आप लोगों को डाइक्लोफेनेक दवा, जो वोवरोन का केमिकल नेम है, वो आपको यूज़ नहीं करना है. जब हम लोगों ने इसके ऊपर जागरूकता फैलाई, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को, सबको बताया,
इवन फॉरेस्ट मिनिस्टर को, हर किसी को हमने इसके बारे में जागरूकता फैलाई। तकरीबन हमारी जो टीम थी 44,000 किलोमीटर चलती थी, लोगों से मिलती थी, कम से कम 1 लाख लोगों से। समझिए बुंदेलखंड में रेगुलर हम लोग मिलते रहे और देखा कि वल्चर की पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गई। तो पूरी दुनिया में IUCN ने इसको फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस कंसीडर किया। ये ऐसी प्रैक्टिस थी, सस्टेनेबल माइनिंग इनिशिएटिव में इसको कंसीडर किया गया। तो सस्टेनेबल प्रैक्टिस है, CSR नहीं है। तो आप समझिए CSR को सस्टेनेबल बनाना कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये बड़ा डिफरेंट केस है। हर जगह होता क्या है ना कि हम उन्हीं लोगों को लिए सोचते हैं जो हमारे से आके कहते हैं, लेकिन वल्चर ने तो आगे किसी को नहीं कहा। बट वी रियलाइज कि देयर इज अ वैल्यू, देयर इज अ कंजर्वेशन। उससे 3 फायदे क्या हुए। जो खटीक थे, जो स्किन का काम करते थे, उनकी लाइवलीहुड बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि उनको पता चलने लगा कि जानवर कहाँ मरा हुआ पड़ा है। इंडिया ऐसी कंट्री है जिसमें मरे हुए जानवर का मतलब हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। उससे हुआ क्या था, पिछले 30 सालों में जो रेबीज थे, रेबीज की घटनाएं बढ़ गई, वल्चर की पॉपुलेशन कम हुई और रेबीज बढ़ गया। तो रेबीज की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की, नगर पालिका की होती है। अभी सरकार की नई गाइडलाइन आई है, अगर आप घर में कुत्ता पालते हैं आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर उस कुत्ते ने किसी को काटा तो आपको उसका मुआवजा देना पड़ेगा। सड़क पे जो कुत्ते रहते हैं, आप उनको खाना अगर डालते हैं और उन्होंने किसी को काटा तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप खाना डालते हैं। अब बताइए, हम ऐसा देश है कि हमें इन सब चीज़ों के लिए भी रूल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम खुद हो जाना चाहिए। तो जब वल्चर कंजर्वेशन हुआ तो कुत्तों का जो रेबीज के केसेस थे वो कम हो गए, लोगों की रोजगार बढ़ गया और जो स्पीशीज खत्म होने वाली थी वो दोबारा से आ गई। तो देखिए ये इंटीग्रेशन है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। Now may I request Mr. Hussain Kumar, founder, India CSR, to please share with us his experience of writing his book. Honorable Dais और सभी अतिथिगण, सभी स्टूडेंट्स, देवी और सज्जनों, मुझे पिछले वर्ष भी यहाँ पर आने का मौका मिला था और ये सौभाग्य की बात है कि हमें दोबारा इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सबसे इस विषय पर बात करने का अवसर मिल रहा है। मैं इस विषय पर करीब 2008 से काम कर रहा हूँ। 2008 में जब इस विषय पर नया कानून आ रहा था, कंपनी एक्ट, तो काफी इस विषय पर चर्चा थी कि एक ऐसा चीज लाया जाए जो कारपोरेट को रिस्पॉन्सिबल बनाने की तरफ जो है काम करे। 2008 में रिसेशन था और यूरोप की बहुत सारी बड़ी इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोलैप्स हो गई कॉर्पोरेट गवर्नेंस की फेलियर की वजह से। तब मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने इसको समझा कि इंडिया यदि इसको इकोनॉमी डेवलपिंग ग्रेट इकोनॉमी बनानी है तो इस सब पे काम करना पड़ेगा। फिर उन्होंने IICA के एस्टैब्लिशमेंट किया और फिर वहां पर ट्रेन करने का, कॉर्पोरेट्स को ट्रेन करने का, उनके माइंडसेट तैयार करने के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच तैयार। उस समय CSR को लाने का 2 मकसद था। एक तो ऐसा हम क्या प्रोसेस लाएं जिससे जो कारपोरेट का जो पैसा है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी का जो अनयूटिलाइज्ड है या बहुत वो प्रॉफिट मेकिंग कर रहे हैं, तो उसको अगेन सोसाइटी में कैसे हम लिक्विडिटी बढ़ाएं, खासकर रिसेशन के मंदी के अवसर पर। तो एक था कि हम रूरल एरिया में इस CSR के थ्रू लिक्विडिटी बढ़ाएंगे, यानी इकोनॉमिक एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाएंगे। और उस समय ये एक अनुमान लगाया गया कि यदि हम ऐसा कर देते हैं तो 35,000 करोड़ 40,000 करोड़ जो है रूरल इंडिया में इम्पैक्ट आएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट इसका ये था कि इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए CSR को मैंडेट करना। इसका जो बहुत, जैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है, उसके हिसाब से उस समय एक और RTI चल रहा था, राइट टू एजुकेशन।
सो कंपनियां, भारत की कंपनियां ये क्लेम कर रही थी कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करती हैं, लेकिन वो उतनी मात्रा में नहीं थी। लेकिन फिर भी जो लीडिंग कारपोरेट्स हाउसेस थे वो क्लेम करने लगी थी कि हम इस विषय पे काम कर रहे हैं। तो ये समझा, इसको लाने की कोशिश इसलिए की गई कि यदि भारत को कोई नागरिक ये पूछे कि कंपनियां क्या खर्च करती हैं, किसके लिए खर्च करती हैं, तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं होगा। तो इसको इसीलिए इसकी इंफॉर्मेशन को, इसको मैंडेट करने के लिए, इसको फुलफिल करने के लिए इसको मैंडेटरी करना पड़ा सरकार को। पहले जब ये CSR कानून आया तो बहुत इसका विरोध हुआ कारपोरेट लेवल पर। मैंने इस विषय पर करीब 1000 से अधिक आर्टिकल लिखे होंगे और I have edited around 3000 articles that is available in public domain in India CSR. ये जो इसका जो थॉट प्रोसेस ही नहीं था इंडिया में, इसके डायमेंशंस के थॉट प्रोसेस ही नहीं था पब्लिक डोमेन में, तो लोग जो है कंफ्यूज रहते थे इसके आइडिया के बारे में। तो ये इसलिए हम इस विषय पर जितना भी अधिक कंटेंट, विचार सामग्री, थॉट प्रोसेस, इंटरव्यू हम जनता के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि ये जो टॉपिक है इसमें जो कॉम्प्लेक्स एलिमेंट है और क्रिएटिव एलिमेंट है उसको हम भारतीय समाज के सामने रख सकें। मुझे व्हाई CSR इज ग्रेट फॉर मी, सो ये एक ऐसा कानून है जो राइट टू रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर जाता है, यानी कि इसमें हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी को फोकस किया है। इंडिया में जब भी कि वो कहता है कि मेरा ये अधिकार है, अब आप मुझे ये दीजिए, लेकिन बहुत कम लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को के अनुसार से चल पाते हैं। तो ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी दुनिया में इस विषय पे चर्चा होती है कि इंडिया ने इसको कैसे मैंडेट कर लिया, और इसके बाद बहुत सारे देशों ने इस पर थॉट प्रोसेस लिया इंडिया से, और वो अपने सोसाइटी में, कंट्री में इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। आप अगले नेक्स्ट डिकेड में बहुत सारे कंट्री हैं जो ग्रो कर रही हैं, वो इस विषय को आगे ले जाएंगे। मैं अभी जो CSR है, मैं स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बात करूंगा कि उनके लिए क्या है। CSR इज अ क्रिएटिव टॉपिक। इसमें वो मैंडेट है, वो एक फ्रेमवर्क है, लेकिन आप उसके भीतर बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं स्टूडेंट्स के दृष्टिकोण से मैं उनके लिए क्या मतलब है इस एरिया में, मेजर जो ये सेक्टर जो है हर साल कम से कम 10,000 लोगों को एकोमोडेट कर सकता है, स्पेशली ये सब्जेक्ट। मान लीजिए इसमें कौन है जो ब्लॉगर बनना चाहते हैं, CSR ब्लॉगर। few blogger is available in India, few 2 or 3 blogger available in India। यूट्यूबर नहीं है इस सेक्टर में जो केस स्टडी प्रेजेंट कर सके। जैसे अभी टाटा की केस स्टडी को सिंप्लीफाई करके वो केस स्टडी बना सके यूट्यूब के लिए कॉमन। सो ये जो सब्जेक्ट है, जैसे राइटिंग अ बुक इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स। दे कैन बिकम अ प्रोफेशनल ऑथर इन द एरिया ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब ये पिछले साल हम सोचे कि इस पर लिखा जाए, किताब लिखा जाए, अभी कंपनियों के और NGO के बीच में कुछ असामाजिक तत्व एग्जिस्ट कर रहे हैं सोसाइटी में, जो NGO से फंड दिलाने के नाम पर पैसे ले लेती हैं, और एक छोटी मोटी अमाउंट नहीं, क्रोर्स में ले लेती हैं, और छोटे छोटे NGOs वो पैसे दे देते हैं लालच में आकर कि उसको कोई CSR फंड मिलेगा, उसका प्रोसीजर नहीं मालूम। इसलिए ये किताब लिखी गई कि भाई
ये CSR फंड है, ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है, ये बहुत ही गवर्नेंस रिलेटेड इशू है। आपके कहने पर कोई जो है CSR फंड नहीं देगा, वो फॉलो होगा, वो फुलफिल आप करेंगे उसका रिक्वायरमेंट, तभी आप इसका CSR को अवेल कर सकते हैं। इसलिए ये बुक इसलिए लिखी गई कि ये डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में रहे, ताकि हमारा जो NGO हैं, जो ग्रासरूट NGO हैं, उनको हर समय फंड की जरूरत होती है, तो इसलिए वो मिसगाइड हो जाते हैं। और बहुत सारी NGOs को मैंने अपने पर्सनल इंटरवेंशन से पैसे को लौटाया, उनको बोला कि जिन्होंने लिया था उसको लौटाइए। सो ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एरिया, otherwise we will creating more fraud और हतोत्साहित हो सकती हैं NGO जो सामाजिक काम करने वाली संस्थाएं हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दो दिन का कॉन्फ्रेंस जो है बहुत ही मीनिंगफुल होगा और हम बहुत कुछ लर्न करेंगे। और बिहार जैसी जगह में ये कॉन्फ्रेंस को करना, छोटे राज्यों में कॉन्फ्रेंस को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी CSR फंड चाहिए बिहार को, बट देयर इज नो प्रोसीजर। द गवर्नमेंट ऑफिसर आर सो रूड, दे कंपनी कैन नॉट अप्रोच देम। उनको CSR फंडिंग एक निश्चित समय में खर्च करनी है, और यहाँ पर एनवायरमेंट नहीं है, पॉलिटिकल एनवायरमेंट नहीं है, एंड गवर्नेंस लेवल पर एनवायरमेंट नहीं है। इसलिए हमें क्रिएटिव होना पड़ेगा और मोर अप्रोचेबल होना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Now, may I request Professor Dr. Rana Singh, Director CIMP, to present memento to our honorable guests. To deliver the vote of thanks. Very good morning, everyone. It is a privilege to be a part of this wonderful event decorated by such learned speakers and participants, and to propose the vote of thanks on behalf of CIMP to all who have contributed to this meaningful event. I, Mamta, on behalf of CIMP and the organizing committee, would like to sincerely thank to our chief guest, Dr. S. Siddharth, Principal Secretary to the Chief Minister Bihar, for his valuable presence in spite of the quantum of responsibilities he carries, and for his wise narrative. I would like to thank our guest of honor, Dr. Hishmi Jamil Hussain, Corporate Sustainability Head, Tata Steel, whose very presence is extremely encouraging when we are discussing corporate social responsibility. CIMP shall remain grateful for the wisdom shared by our honorable speakers. Though every word was pure bliss, I personally took a note that organizational spectrum should be wider for corporate social responsibilities. I express my gratitude to our spirited director for his relentless support, hand-holding and mentoring. My sincere thanks to Mr. Rusin Kumar, founder India CSR, for his constant help and guidance. Our knowledge partners ICSI and ICAI. I would also like to thank conference chairperson Professor Jyoti and convener Mr. Kumod Kumar for his persistent efforts to successfully organize this event. My sincere thanks to all my esteemed faculty colleagues. I would like to thank the print and electronic media for their presence and providing excellent coverage for this event for these 2 days. I also want to extend my generous thanks to all the members of the organizing committee ICCSR 2022
and the conference secretariat, especially Khushbu, to make this conference possible, and to all the participants who are going to present their research work, and to all the invitees, guests who are attending this specific conference. Last but not the least, thanks to our enthusiastic students. Once again, I express my gratitude to all of you present here. Thank you. Thank you, ma'am. Now may I request everyone to please arise for the national anthem. Thank you. Have a good day. Jai Hind. Further, the two parallel technical sessions will be in MDC block of CIMP, and I request all the volunteers to guide the guests, invitees and the participants to the MDC block. Thank you.